वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी के पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, साथ में इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी बताऊंगी। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेडागोजी वाला जो पोर्शन होता है सब्जेक्ट, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेवल का अंतर होता है। लेवल को मैं मेनटेन करके रखूँगी, चाहे आप हिंदी भाषा को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर लिए हैं या फिर हिंदी भाषा को एज ए सेकेंड लैंग्वेज लिए हैं, दोनों में इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी वाला पोर्शन सेम ही होता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका, सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग कर रही हैं। कोई टॉपिक आ रहा है, कोई व्याकरण में पाठ्य सामग्री में कोई मतलब है कि टॉपिक है, पैसेज है, कुछ भी है, जिसकी क्या कर रही हैं, व्याख्या करने के लिए। जो बच्चे हैं, पहली बात तो व्याख्या करने के लिए, फिर दूसरी बात यह है कि उनकी किस भाषा का प्रयोग कर रही हैं, उनके घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है, जिसे हम मदर टंग बोल सकते हैं। वो व्याख्या करने के लिए मदर टंग का प्रयोग कर रही हैं। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद कर रही हैं। बाद में क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, इसमें हेल्प भी करा रही हैं। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का प्रयोग कर रही हैं। जब ट्रांसलेशन मदर टंग से होके जाए तो उसे बोला जाता है व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाए, थर्ड वाला सही हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि, थर्ड वाला सही हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे लग रहा होगा कि प्रत्यक्ष विधि क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं एक बार पढ़ा रही थी ट्रांसलेशन के लिए तो बोली थी कि जब भी व्याकरण में अनुवाद होता है तो उसमें प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है। लेकिन उसको भी समझिए, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष विधि वो होता है जिसमें मान लीजिए कोई हिंदी का ट्रांसलेशन है, यही इतना है, मान लीजिए इसको अब मैं बोल दूँ कि इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो फिर क्या हो, इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना हो, हिंदी टू इंग्लिश करना हो, तो हम क्या करें, डायरेक्टली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर दें बिना मदर टंग को यूज़ किए। बीच में कोई भाषा नहीं आएगी, डायरेक्ट हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, डायरेक्ट जाएगी ये भाषा। बीच में कोई भी भाषा यूज़ नहीं होगी, बीच में कोई भी भाषा तीसरी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहली बात तो ये मदर टंग यूज़ हो रहा है, जो कि प्रत्यक्ष विधि में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा। तो आपको आंसर देते टाइम थोड़ा जो क्वेश्चन है उसको डीप में जाके समझना होगा, पढ़ना होगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पे देखिए, बच्चे स्टूडेंट गलतियाँ क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि जो अनुवाद होता है, ज़्यादातर जो ट्रांसलेशन होता है उसमें कौन सी विधि यूज़ होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया जाता है। लेकिन आपको पढ़ना यहाँ पे चाहिए ध्यान से कि घर की भाषा इसमें ऐड हो रही है, जो मदर टंग है वो भी ऐड हो रही है। जैसे ही मदर टंग ऐड होगी तुरंत प्रत्यक्ष विधि कट जाएगा, तुरंत आ जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि, क्योंकि इसमें तीन भाषाएं आ जा रही हैं। एक तो वो भाषा, दूसरी उसको मदर टंग में कन्वर्ट किया जा रहा है, तीसरी अनुवाद करने में किसमें, इंग्लिश में। यहाँ पे देखिए तीसरी भाषा इंग्लिश है जिसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें ट्रांसलेशन किया जा रहा है, तीन भाषाएं यूज़ हो गई, तो ये हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि नहीं आएगा। दूसरा है क्वेश्चन नंबर, क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को किस भाषा के नाम से जाना जाता है। जो क्यूमिन्स है, इन्होंने सामाजिक भाषा को किस भाषा के तौर पे बोला है, इन्होंने बोला है कि सामाजिक भाषा को हम खेल के मैदान की भाषा भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, खेल की मैदान की भाषा। क्योंकि ऐसा क्यों इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है कि जो समाज होता है, समाज के द्वारा जिस भाषा को हम सीखें वही होती है सामाजिक भाषा। और वो समाज कहाँ पे बनता है, जब हम क्लासरूम के बाहर जाते हैं, तो क्लासरूम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो समाज में नहीं आएंगी, वो सामाजिक भाषा में नहीं आए। वहाँ से जब हम जो लैंग्वेज सीखेंगे वो सामाजिक भाषा में नहीं आएंगी। जब हम क्लास आउट ऑफ द क्लासरूम जाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, एक समाज मिलेगा। तो क्लासरूम के बाहर कौन सा ऐसा हो सकता है सबसे अच्छा प्लेस स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे समाज बने, तो वो हो सकता है आपका खेल का मैदान। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कक्ष, क्लासरूम को समाज नहीं माना जाता। फिर है भाषा प्रयोगशाला, ये लैब है, ये भी इससे ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज सिखाया जाता है। तो समाज में जो भाषा सिखाया है सामाजिक भाषा है समाज के द्वारा, तो वो होता है खेल का मैदान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है, क्यूमेंस के द्वारा बोला गया है ये। एक होता है स्वनिम, दूसरा होता है रूपिम। रूपिम का संबंध होता है अर्थ से, अक्षर से, इन सब किससे संबंध होता है रूपिम का। और जो स्वनिम होता है इसका संबंध होता है ध्वनि से, ध्वनि को पहचानना, उसके हिसाब से ढल जाना, और उसे दो ध्वनियाँ हैं तो उन्हें अलग अलग कर पाना कि हाँ ये इस टाइप की साउंड है, ये इस टाइप का साउंड है। तो ये होता है आपका स्वनिम। और रूपिम अर्थ और अक्षर से संबंधित होता है। देखते हैं, भाषा में स्वनिम होते हैं, गलत है, भाषा में नहीं स्वनिम, भाषा में रूपिम होता है। स्वनिम किस में होता है, साउंड में, ये गलत है। भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, स्थिति के अनुसार इसे ढाला भी जा सकता है, बिल्कुल सही है।
इसे पहचाना जा सकता है, पहचानते तो हैं ही हम कि हाँ ये कैसे अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं तो हम पहचान लेते हैं, जैसे ही म्यूजिक चलता है कि ये वाला सॉन्ग बजने वाला है। अलग करना, स्थिति के अनुसार ढल जाना। फिर है भाषा की ध्वनियों को याद करने, ये गलत है, याद करने से रिलेटेड नहीं है ये। भाषा की ध्वनियाँ पहचानी नहीं जा सकती, ये भी गलत है, पहचानी जा सकती हैं। तभी तो जैसे ही सॉन्ग में वो शब्द आते भी नहीं हैं, जैसे ही म्यूजिक चलता है फिर हम जान जाते हैं कि हाँ ये वाला है, और उसी के हिसाब से जो डांसर होते हैं अपने स्टेप्स करने लगते हैं। इसका मतलब स्थिति के हिसाब से क्या करते हैं, ढल जाते हैं। वो सबसे अच्छा आपके लिए एग्जाम्पल होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। स्थिति के अनुसार ढल जाना मतलब डांसर्स को देखिए, जैसे म्यूजिक चलता है उसी के हिसाब से एक्टिंग अपना करने लगते हैं, स्टेप्स करने लगते हैं। पृथक करना, म्यूजिक चलते ही समझ जाते हैं कौन सा सॉन्ग बजने वाला है, और पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 है, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद कर रही हैं। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही हैं। रेखा है अपने विद्यालय के आरंभ में पहले 3 पार्ट में बांट लेती हैं, आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को अलग अलग करना पहचान रही हैं, अलग अलग करके पहचानने में मदद कर रही हैं। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही हैं। यहाँ पे किस से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है, तो कौन सा पहलू मजबूत होगा यहाँ पे, ध्वनात्मक जागरूकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्वनात्मक जागरूकता। अगर यहाँ पे शेप्स और ऑप्शंस देख लीजिए, अगर यहाँ पे शेप की बात की जाती, इनको सिखाती तो आकृति हो जाता, फिगर की बात की जाती तो आपका चित्र मूलक हो जाता, व्याकरण ग्रामर की बात की जाती तो आपका क्या हो जाता, व्याकरण जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो, क्योंकि पीडीएफ इसका ऐसे ही प्रीवियस ईयर का, अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा क्वालिटी आप हाई कर लीजिए। समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग कर रही हैं, जैसे कि पढ़ने का काम करा रही हैं, उसी में क्या कर रही हैं, बहुत सारे फिगर हैं, शेप्स हैं, उनको दिखा रही हैं। दृश्यात्मक उनके विद्यार्थियों को किस प्रकार से मदद करेंगी, ये क्या करेंगी, अगर कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक्स्ट्रा ऐड की जा रही है तो क्या करेगा, वो जो पढ़ने का प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, उसको और अच्छा बना देगा और समझ में आने लगेगा। तो हम ऑप्शन इसमें देखते हैं, जिस विचार बिंदु के बारे में सोच रहे हैं उसे समझने में। ऐसा नहीं है, सिर्फ यही नहीं होगा कि जिसके बारे में सोच रहे हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग सोचते हैं, तो हो सकता है वो फिगर उसमें समझने में ना हो। पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझाने में, समझने के लिए और उसका चित्र बनाने के लिए। ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, जो पाठ्य सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसके द्वारा और अच्छे से आप समझ सकते हैं, सेकंड वाला सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 111 है आपका, निर्देशित पठन। जो निर्देशित पठन होता है इसे इंस्ट्रक्शन रीडिंग बोला जाता है। इसमें जैसे कि ये है, आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसे हम क्या कर रहे हैं, बीच बीच में निर्देश दे रहे हैं। जैसे एक टॉपिक को पढ़ा, मैं उसको समझा रही हूँ, निर्देश दे रही हूँ, तो क्या होगा, इससे अर्थ का निर्माण होगा, और जो वर्ड उसे नहीं आ रहे होंगे वो समझ पाएगा, क्योंकि मैं उसे इंस्ट्रक्शन साथ में दे रही हूँ, पढ़वा भी रही हूँ, तो ऐसा होता है। फिर है निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के बारे के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। जो तो क्या होगा, इससे अर्थ बच्चों को समझ में आएगा, और जो शब्द हैं जो कोड के रूप में हैं उन्हें डिकोड करने में भी हेल्प करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, डिकोड करने में और अर्थ निर्माण करने में। कोड जो होता है वो हमें समझ में नहीं आता, वहीं जब इसको डिकोड कर देते हैं तो वो हमें समझ में आने लगता है, साथ में अर्थ निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है आपका, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोज़ी उन्हें क्या देती है, फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से, एक मिनट, वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम को व्यवस्थित करो। पहले क्या कर रही है, पहले सुना रही है। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक अगर पहले सुनाया जाए, बाद में बोला जाए कि उसे ऐसे करो, वैसे करो, लिखो, या फिर अपने शब्दों में लिखो, या फिर उनको क्रम में करो कि पहला स्टेप मैंने क्या सुनाया था, सेकेंड स्टेप क्या सुनाया था, लास्ट में क्या सुनाया था, तो ये जानते किस कौशल का आकलन कर रही है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका पहला वाला होगा, क्योंकि पहला क्या कर रही थी, टीचर सुना रही थी, तो वो देखना चाह रही है कि आपने ध्यान से सुना भी या नहीं, क्योंकि आप सुने होंगे तभी लिखेंगे, आप सुने होंगे तभी उसको क्रम से करेंगे, आप सुने होंगे तभी उसका अर्थ बताएंगे। तो किस कौशल का यहाँ पे परीक्षण हो रहा है, या किस कौशल का आकलन हो रहा है, किस स्किल का, तो श्रवण हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन बने, देखिए श्रवण यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा एक देखिए, कोई चीज़ मान लीजिए टीचर क्या कर रही है, पढ़वा रही है, किसी स्टूडेंट से पढ़ने को कह रही है। फिर अगर आप पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसके बाद कह दे, पढ़ने के बाद कह दे कि अपने शब्दों में लिखो इसे, और उसका अर्थ बताओ,
उसे समझाओ। तो इसमें किस कौशल का? अगर इसके बाद कुछ भी कहे, इससे आपको नहीं मतलब, इससे आपको नहीं मतलब क्या है कि आपको क्या कर रही है, ये जो पढ़ने का कार्य दे रही है, ये आप सही से पढ़ पा रहे हैं या नहीं, सही से पढ़ के उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, मेन इस पे फोकस किया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सुनाने के बाद हो रहा है, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे सुनाने की प्रोसेस को, उसके बाद चाहे जो भी किया जाए सुनाने के प्रोसेस को, तो ये श्रवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर ना समझ में आया हो तो आप खुद सोचिए, जब आप सुनने का काम कर रहे हैं, इसके बाद मैं बोल दूं, जैसे आप सुन रहे हैं, मैं बोल दूं कि ये चीज़ आया कि नहीं, इसका मतलब मैं क्या, अगर इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए, बैक में जाके आप देखें तो किस चीज़ को मैं जानना चाह रही हूँ, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आप ध्यान से सुने या नहीं, आपका श्रवण कौशल जो लिसनिंग वाला स्किल है वो कैसा है, मेन तो यही है। क्योंकि सुनने के द्वारा ही सब कुछ होके जा रहा है, माध्यम तो सुनना ही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है आपका। साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही हैं। जब भी ऐसे आए कठिनाई स्तर को समझ रही हैं, कठिनाई स्तर 90 है, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर आंसर इसमें ऐसे क्वेश्चंस में यही होता है कि उस प्रश्न को क्या किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। यही आंसर इसका होता है। समझ रही हैं। एक प्रश्न के काठिन्य स्तर का मूल्य 90 है। साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए, इसे शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कोई प्रश्न ज़्यादा टफ होगा तो बच्चे क्या होंगे, उससे डीमोटिवेट होंगे। तो इस प्रश्न को परीक्षा पत्र में नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, हिंदी आपका तो हिंदी है, हिंदी में याद रखिए बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। इंग्लिश में बोला जाता है इसे बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यही बोला जाता है। प्लेस नहीं है इसलिए मैं डॉट कर दी हूँ, ठीक है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इसका होता है। इससे बी से बेसिक, ई से इंटरपर्सनल, सी से कम्युनिकेशन, एस से स्किल। इसका अर्थ होता है कि बुनियादी स्तर पर अंतर्व्यक्तिक का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे के द्वारा, समाज के द्वारा सीखना। बेसिक लेवल पे किसी समाज के द्वारा, दूसरों के द्वारा लैंग्वेज को सीखना, बातचीत के कौशल को सीखना। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। किस स्तर पे सीखना, बुनियादी स्तर पर, बेसिक स्तर पर, बिल्कुल लो लेवल पर। किसके द्वारा दिया गया, क्यूमिन्स के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने बोला था खेल के मैदान बोला था, वो खेल का मैदान बोला था सामाजिक संप्रेषण को, सामाजिक भाषा को। गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती हैं। इसके लिए वह कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी। अब आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का अगर आंसर देना हो, सबसे पहले आप देखिए क्या क्या चीज़ें सिखाना चाह रही हैं। सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल का क्या मतलब है कि लोग कैसे रहते हैं, लोग अपने रिश्ते को कैसे निभाते हैं, लोगों को किसी दूसरे का आदर सम्मान कैसे करना होता है, अपने लाइफ का सर्वाइव कैसे करना होता है अपनी ज़िंदगी में। तो ये सारे होते हैं सामाजिक कौशल, समाज में रहने के लिए तैयार करना किसी इंसान को। और जो सामाजिक भाषा है वो है कि समाज में एक दूसरे से किस प्रकार से बातचीत करनी है, क्या तरीका होना चाहिए, ये होता है। इन दोनों चीज़ों को सिखाना चाह रही हैं। तो मान लीजिए आप, एक मिनट, मान लीजिए आप समाज में किसी चीज़ को ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक पिता कैसे रहा जाता है, एक पिता के रोल को कैसे निभाया जाता है, एक पिता अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव करता है, अपने बच्चों को कैसे पालता है, अपने वाइफ को कैसे ध्यान रखता है। तो अगर ऐसी इस स्किल को बच्चे को सिखाना हो तो क्या करेंगे आप, उसे एक पिता के तौर पे बना दीजिए। इसे पिता के तौर पे, पिता तो बच्चा बन नहीं जाएगा, उसे क्या करिए, पिता का रोल दे दीजिए। उसे जब उसे जब पिता का आप रोल दे देंगे कुछ टाइम के लिए, तो वो फील करेगा कि उसके फादर कैसा फील करते हैं, लोगों के फादर कैसा फील करते हैं, किस प्रकार से वो अपने फैमिली का भरण पोषण या फिर सर्वाइव करते हैं सबको लेके। तो वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा कैसे सीखेगा, रोल से सीखेगा। पिता का रोल दे दीजिए। दूसरी चीज़ें और देखिए, तो ये आपको सीख लिए सामाजिक कौशल, पिता कैसे रहते हैं, माता कैसे रहते हैं, भाई बहन कैसे रहते हैं, किस हिसाब से अपने माँ का, बाप का, किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी किन लोगों का कैसे भी ख्याल रखते हैं, सारे लोगों का, ये सारी चीज़ रोल के द्वारा उसे समझ में आएगा। अब हमें सिखानी है सामाजिक भाषा, सोशल लैंग्वेज। इसको सिखाने के लिए क्या होगा, इसमें सामाजिक भाषा में ये आएगा कि लोगों से हम बात कैसे करें, लोगों से हम किस लहजे में बात करें। तो ये ऐसा सिखाने के लिए भी क्या होगा, रोल दे दीजिए।
रोल दे दीजिए। जब वो देखेगा कि उसके फादर किस हिसाब से अपने बड़ों से बात करते हैं, किस हिसाब से अपने वाइफ से बात करते हैं, किस हिसाब से अपने बच्चे से बात करते हैं, किस हिसाब से टीचर से बात करते हैं, तो वो उनका नकल उतारेगा, रोल करेगा, तो उसे समझ में आएगा कि किस हिसाब से लोग रहते हैं समाज में। उसे स्किल भी आएगा, भाषा भी सीखेगा। तो यही होता है, क्या सब में सही होगा? रोल प्ले। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, रोल प्ले। वाद विवाद डिस्कशन से यहाँ पे नहीं होगा, ड्रामा से भी नहीं होगा। ड्रामा में एक फिक्स चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट होता है, एक स्क्रिप्ट होता है। उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, ड्रामा को सीखते हैं। क्योंकि जो स्क्रिप्ट होता है आपका, इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें पहले से ही क्या होती हैं, पूर्व निर्धारित होती हैं, प्री प्लान्ड तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, सारी कहानियाँ होती हैं, बस उसी को क्या करना होता है, दिखाना होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो रोल प्ले होता है, इसमें बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है, अपने फादर की नकल उतार सकता है, किसी का भी रोल आप दिए। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण है। यह कथन, भाषा जो अधिगम में है, मौन अवधि क्या है, चुनौतीपूर्ण है। मौन अवधि वो होता है जिसमें क्या करता है, शिक्षक तो चुप रहता है, शिक्षक शांत रहेगा, बच्चे ज़्यादा बोलेंगे, तो बोल रहा है कि ये चुनौतीपूर्ण है कि एक ही साइड से बच्चा लैंग्वेज सीख ले अपने आप खुद से। तो ये क्या है, ये सही है या फिर नहीं सही है? तो ये क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है ये। फिर है, निम्नलिखित में से बुनियादी, ये जो BICS है, बुनियादी संप्रेषण कौशल है, बिक्स है, और एकाडमिक भाषा निपुणता है। 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा कर दो, पूरा नहीं दिख रहा है। संज्ञानात्मक एकाडमिक भाषा निपुणता कैल्प के बारे में क्या सही है? दोनों अलग अलग हैं। पहली बात तो यह है कि बिक्स और जो कैल्प है दोनों अलग अलग है। यहाँ पे बेसिक स्तर पर दूसरों से, समाज से भाषा सीखने की बात होती है, और यहाँ पे दिमाग से भाषा सीखने की बात होती है। एक प्रकार से हम अर्जन कह सकते हैं दिमाग से, क्योंकि संज्ञान का संबंध हमेशा विचार से, दिमागों से होता है। तो जो दिमाग से बच्चा भाषा सीख लेता है, खुद से अर्जित कर लेता है, वह यहाँ पे उसकी बात हो रही है। जबकि जो बिक्स है, इसमें क्या होता है, बच्चा समाज के द्वारा भाषा को सीखता है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, क्योंकि इसमें समाज के द्वारा, इसमें संज्ञान मतलब माइंड के द्वारा सीखा जाता है। तो जो कैल्प है बिक्स से क्या है, भिन्न है। ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, कैल्प। और ये दोनों का फुल फॉर्म आपका हिंदी का पेपर है, याद रखिएगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, और इसका हिंदी वाला याद रख लीजिएगा, संज्ञानात्मक एकाडमिक भाषा निपुणता। नेक्स्ट देखते हैं, सुनकर याद कर लेने वाले, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले, श्रवण वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? क्या है सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे, किसका किया जाता है? पहले बच्चा मतलब सुनता है, फिर क्या कर लेता है, याद कर लेता है। मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले। अब जो सुनकर याद करेगा, जो सुनकर क्या करेगा, लर्न कर लेगा, सीख लेगा, याद कर लेगा, उसके अंदर क्या होगी, सुनकर याद करना। वही तो, सुनना ही तो मौखिक होता है, जिसमें लिखा हुआ ना दिखाई दे, मतलब कि मौखिक रूप से ज़्यादा अच्छे से सीख रहा है। तो क्या होगा, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता इसलिए दे रहा है क्योंकि वो सुनकर ज़्यादा अच्छे से सीख लेता है। श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? तो ये चाहेंगे किसके, श्रव्य को, क्योंकि वो लिसनिंग के द्वारा ज़्यादा अच्छे से सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? इसमें से शब्द रचना की प्रक्रिया कौन सी है? पहला है गढ़न, शब्द निर्माण शब्द रचना की प्रक्रिया है। फिर है आपका उद्धृत करना। शब्द निर्माण का मतलब ये होता है कि अक्षरों को मिला के, एक एक अक्षरों को आप मिलाएंगे और उससे क्या होगा, शब्द का निर्माण होगा। ये भी प्रक्रिया है। उद्धृत करना भी प्रक्रिया है। संयोजन, सारे शब्दों को एक में जोड़ दिए, ये भी है। मिश्रण वही है। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 120 है। यहाँ पे यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए? ये मौन विधि में बोला जाता है। यही तो अभी ऊपर पढ़े थे, मौन विधि में कि अध्यापक ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, उस टाइम पे बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये मौन विधि है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, मौन विधि। फिर है, ख़त्म है, यहीं तक के क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।